मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के कथाकार अनंत आलोक की कहानी पगली लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर रचनाएं पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं। सुबह के ठीक 10 बजे मैं और जीजा जी यूनिवर्सिटी में घुसे तो बाहर निकलते हुए शाम के 3 बज गए। सुबह की चाय पीकर निकले थे। सोचा था जल्दी ही काम निपटा कर लौटेंगे तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। क्या मालूम था कि 11 बजे तक तो एम्प्लॉयज ही नहीं पहुंचते ऑफिस में। गलती से कोई जल्दी ऑफिस पहुंच भी जाए तो वो अपने पारिवारिक काम निपटा रहा होता है सुबह सुबह फोन पर, कभी इससे बात तो कभी उससे। उसके बाद उनकी चाय आएगी, कोई स्मोकिंग वाला होगा तो वो स्मोक करने जाएगा। कोई बेचारा काम के लिए कितनी दूर से आया है, कब चला है और कब शाम को वापस घर पहुंचेगा, किसी को क्या मतलब। कोई कुछ पूछे तो पूरी बात सुनेंगे नहीं, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भेजकर लोगों को नाहक ही परेशान करते रहेंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स में तो झाड़ू पोछा करने वाले ही 10 बजे के बाद आते हैं। किसी को कोई कुछ कहे तो नेतागिरी। इस राजनीति ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है देश का। हम पहले एग्जामिनेशन ब्रांच में गए। जीजा को एमए का एग्जाम देना था और एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक सबमिट किया नहीं था। 3 दिन बाद एग्जाम है। आज एग्जामिनेशन फॉर्म भी सबमिट करना है और रोल नंबर भी लेना है, यानी चढ़ती को घोड़ी चाहिए। पुलिस वालों को वैसे भी दिखाना होता है कि वे कैसे काम करवा लेते हैं, जान पहचान से नहीं तो डरा धमका कर। हर जगह पुलिस गिरी। जीजा जी ने आते हुए कहा था मुझसे, अभी देखना मैं कैसे रोल नंबर लेता हूँ और एग्जाम भी दूंगा। एग्जाम ही नहीं, पास भी होकर दिखाऊंगा। उन्होंने मुझ पर व्यंग्य करते हुए कहा था, तुम लोग कॉलेज में सारा साल बर्बाद करते हो, माँ बाप के पैसे भी, और हम कुछ ही दिनों में एमए करके दिखा देंगे। वे अंत में ये कहने में न चूके थे कि मेरी मदद कर देना बस। मैंने भी साफ कह दिया था, कैसी मदद? मुझसे ये उम्मीद मत रखना जीजा जी कि मैं आपको नकल करवाऊंगा। मैं उस कॉलेज का छात्र हूँ जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हो और अच्छे छात्रों में गिनती होती है मेरी। कभी आज तक एक नंबर की भी नकल नहीं की। आपको भी क्यों करवाऊंगा? पहली बात तो ये कि मुझे नकल करवानी या करनी आती ही नहीं, तो करवाऊंगा भी कैसे? आप जानो और आपका पेपर। इस पर जिया जी को गुस्सा आ गया था। आ गया तो आता रहे, मुझे क्या। ऐसी एमए करने का क्या फायदा जिसे नकल मारकर पास करना पड़े। तभी तो लोग कहते हैं कि एमए कर रखी है। मैं तो पहले से ही नकल का विरोधी रहा हूँ, बचपन से ही। मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे अभी की बात हो। मेरा 8वीं कक्षा का एग्जाम था। उन दिनों 8वीं का बोर्ड हुआ करता था। मेरा रोल नंबर रूम नंबर 3 की रो नंबर 2 में था और वह सबसे पीछे दीवार के साथ आ गया था। मेरे साथ वाली रो में एकदम मेरे दाहिने पहलू में विक्की बैठा था। वो दुनिया भर का शरारती था और कभी पढ़ता तो था ही नहीं। बड़ा भी था क्लास में, सब उससे डरते थे। मैथ का पेपर था और मैं आराम से कर रहा था। हालांकि मेरा मैथ शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं रहा बाकी विषयों की अपेक्षा, क्योंकि हमें मैथ के परमानेंट टीचर मिल ही नहीं पाए शुरू से। फिर भी मैं दूसरे विषयों में फर्स्ट होता तो मैथ में भी सम्मानजनक नंबर लेकर पास होता रहा। मैं अपने सवाल हल करने में व्यस्त था, उधर से विक्की मेरी नकल कर रहा था। अचानक द्वार पर केंद्र अधीक्षक महोदय पधारे। उन्होंने देख लिया कि विक्की मेरी नकल कर रहा है। हमारे पास आकर उन्होंने हम दोनों को उठने के लिए कहा और हमारी आंसर शीट लेकर वहां ड्यूटी दे रहे अध्यापक को दे दी। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर मुझे बहुत बुरा लगा। अभी एग्जाम शुरू हुए आधा समय भी नहीं हुआ था कि ये वाकया हो गया। वे चले गए तो अध्यापक ने हमारी आंसर शीट वापस देनी चाहिए। विक्की ने तो ले ली, लेकिन मैंने अपनी शीट वापस नहीं ली। मुझे लगा कि मेरी क्या गलती थी। वो नकल मार रहा था तो उसे सजा देते ना। मैं एग्जाम छोड़कर चला आया। बेशक मैं पास हुआ, पास ही नहीं कक्षा में 3rd आया भी। मैथ में भी 45 नंबर आ गए, लेकिन नकल के लिए नफरत का भाव और गहरा हो गया था मन में। जीजा जी अंदर जाकर काम करवा रहे थे और मैं बाहर सीमेंट की बेंच पर बैठा उनका वेट करता रहा। करीब 2 घंटे बाद जिया जी अपना रोल नंबर लेकर बाहर आ गए। मुझे अपना रिजल्ट पता करना था तो वहां से हम इवेल्युएशन ब्रांच में गए। मेरा तो अधिक काम नहीं था। बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आरएल था। यूनिवर्सिटी में मेरी रजिस्ट्रेशन लेट हुई थी, बस रिजल्ट पता करना था। उसके बाद जिया जी को किसी की माइग्रेशन लेनी थी। इसी तरह हम लोग शाम तक वहीं फंसे रहे। शाम के लगभग 7:30 बजे होंगे जब हम टूटी कंडी वापस वहीं पहुंचे जहां से सुबह जल्दी निकले थे चाय पीकर। हम दोनों ने फटाफट अपने कपड़े, बैग वगैरह समेटा और बच्चों को पैसे देते हुए चलने लगे।
इतने में भाभी चाय बना कर ले आई। उन्होंने देखा तो कहने लगी, भाई साहब कहाँ जा रहे हो, इतनी लेट, रात होने को आई है, ऊपर से ठंड का मौसम, आप लोग रुक जाइए, चाहे तो सुबह जल्दी निकल जाना, रात को कहाँ परेशान होते फिरोगे, अब इतनी लेट मत जाओ, और स्कूटर पर तो ठंड भी बहुत लगती है। नहीं नहीं भाभी, देखिए मैंने अपने ऑर्डर करवा लिए हैं और मुझे कल ही नए पुलिस स्टेशन पर ज्वाइन करना है। जीजा जी ने अपनी बुआ के बेटे की वाइफ यानी उनकी भाभी से इतना कहा और हम लोग चल पड़े। भाभी ने रोका तो नहीं, बस इतना कहा, देखिए अगर जाना ही है तो कम से कम डिनर तो करके जाइए, अब नहान यहाँ तो है नहीं, कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे ना आप लोगों को, फिर डिनर कहाँ करोगे, होटल में खाने की क्या जरूरत है, आप बैग रखिए, मैं डिनर तैयार करती हूँ, आप करके जाइए आराम से, अब रात तो हो ही रही है, अभी आपके भाई साहब भी आने वाले हैं। जीजा जी के मन में न जाने क्या चल रहा था, उन्हें न रुकना था न रुके, मेरा क्या था, मुझे तो स्कूटर के पीछे आराम से बैठना था, मैं क्या कहता, उनके पीछे पीछे चल दिया। हम दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गली में आ गए, भाभी और बच्चे देखते रह गए। जीजा जी ने गली में खड़े स्कूटर के पीछे लगे हैंडल में बैग बांधा और किक मारकर थोड़ी देर एक्सीलेटर देकर रखा, स्कूटर बर बर करने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज साफ हो गई। उन्होंने जोर से एक्सीलेटर घुमाया, खे की आवाज आते ही वे स्कूटर पर चढ़े और झटके से उसे स्टैंड से उतार दिया। ठंड में उसका गला बैठ गया था शायद, लेकिन अब वो ठीक आवाज कर रहा था, ब्रूम ब्रूम, जो कई बार छोटे बच्चे करते हैं। इशारा पाते ही मैं पीछे बैठ गया। हम शिमला की टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई उतराई वाली तंग गलियों से होते हुए कुछ ही देर में मेन रोड पर आ गए। अब मैं आराम से बैठ गया था। कुछ देर शांति रही, न जीजा कुछ बोले और न मैं तो चाह रहा था कि आज की रात भी हम शिमला में ही ठहर जाते तो क्या था। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई थी। पिछले कल भी मेरा तो व्रत था, आज भी व्रत हो गया। दिन में बस डीआईजी साहब को मिलने गए थे तो वहां चाय बिस्कुट लिया था बस, और अब ये इनकी भाभी के हाथ की लास्ट चाय, बाकी कुछ नहीं। पुलिस वाले किसी के कितने भी रिश्तेदार हो, इनसे कुछ खा लेना या इनकी जेब से पैसा निकलवाना तो सौभाग्यशाली को ही नसीब होता है। खुद नहीं खिला सकते थे तो वहां तो खाने देते। फिर बेचारे कितने प्यार से कह रहे थे, बच्चे भी जिद कर रहे थे कि रुक जाओ। पिछले दिन तो वैसे भी हम जीजा के एक अन्य भाई के वहां ठहरे थे, यहाँ तो हम आज सुबह ही आए थे। खैर मेरा क्या, इनके साथ आया हूँ तो वैसे ही चलना पड़ेगा जैसा ये चाहेंगे। मैं खुद ही खुद से सवाल कर रहा था और खुद ही खुद जवाब दे रहा था। जीजा भी शायद ऐसा ही कुछ मन ही मन सोच रहे थे, या फिर आगे की कोई प्लान बना रहे थे, पता नहीं। कुछ ही देर में हम लोग सुनसान रोड पर अकेले चले जा रहे थे। रात ने अंधेरे की काली शॉल ओढ़ ली थी। सड़क से दूर कहीं पहाड़ों पर टिमटिम चमक रहे बिजली के बल्बों को देखकर लगता था मानो रात की शॉल पर किसी ने अनगिनत सितारे जड़ दिए हों। रह राज साहिब हर जग जुग भगत उपजाया पेज रखदा आया, मधुर वाणी ने चुप्पी को तोड़ा। मैं गौर से सुनने लगा। जीजा जी ने रह राज साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। मैं भी ध्यान से सुनते हुए साथ में पाठ करने लगा। मुझे पंजाबी अच्छी तरह समझ तो आती है, गुरबानी भी मैं बहुत सुनता था कॉलेज के दिनों में। उस समय मेरे डेस्क पर सिर्फ दो चीजें बजती थी, एक तो गुरबानी व्याख्या सहित और एक गजलें। सुबह 4 बजे से जपजी साहब का पाठ शुरू हो जाता और जब तक स्नान ध्यान नाश्ता और कॉलेज के लिए तैयार न हो जाता तब तक चलता रहता, रिवाइंड कर करके। दिन में गजलें और शाम के समय रहरास। गजलों में हालांकि किसी विशेष गायक को नहीं सुनता था, बस कभी गुलाम अली तो कभी जगजीत, पंकज उधास या कोई और। मेरे पास अपने रूम में अपना स्टीरियो था और सबसे अधिक कैसेट्स गुरबानी की ही थी। गुरबानी के एक एक प्रसंग में जो सीख मिलती थी वो तथ्यपरक और उपयोगी होती थी मेरे लिए। खूब सुनता था सुबह शाम। हम अपने अपने में मगन चले जा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद हम लोग चंबा घाट के उसी होटल में आकर रुके जहाँ पिछली रात हमने डिनर किया था। जीजा जी ने स्कूटर साइड में लगाया, टिक्की से पिछली रात की बची बोतल निकाली, टेबल पर रख दी, हाथ मुंह धोया और बैठ गए। आज उन्होंने एक ही गिलास मंगवाया और 1 प्लेट ऑमलेट। वे जान गए थे कि मेरे साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं। मुझे पिछली रात की घटना याद आ गई। सोमवार का दिन था और मेरा व्रत था, भोले शंकर के नाम का। छठी कक्षा से करता आया था मैं सोमवार के व्रत, नॉन स्टॉप। उस होटल में पहुंचते ही मैंने होटल वाले से थोड़ी चीनी ली थी और धूप जलाकर व्रत खोला ही था कि टेबल पर आकर देखा 2 गिलास और ऑमलेट सजा था। जीजा जी मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या था। जीजा जी ने मुझे बिना पूछे ही 2 गिलास में पैक बना लिए थे। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे कोई गाली दी गई थी। मैंने गिलास को हाथ भी नहीं लगाया।
उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे डिगा नहीं पाए। उन्होंने कहा, यार तुमने कॉलेज में जाकर किया क्या? ये सब तो आम बात है। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने कहा, देखो आगे बहुत ठंड है, शिमला कहते हैं उसे, वहां बिना पिए रह नहीं सकते। थोड़ी तो पीनी पड़ेगी वरना ठंड में मर जाओगे। मुझे मरना मंजूर है लेकिन शराब इम्पॉसिबल। जीजा जी, ये आपके लिए आम बात हो सकती है, लेकिन मेरे अपने असूल है। मुझे मेरे माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा है कॉलेज। मैं उनका अकेला पुत्र हूँ और 4 बहनों का अकेला भाई। इस पर वे नाराज तो बहुत हुए, लेकिन कर क्या सकते थे। मैंने डिनर लिया और हाथ धो लिए। वे शिमला जाते हुए मुझे समझाते रहे थे शराब के फायदे, लेकिन मैं कहाँ फिसलने वाला था। अपने हिसाब से वे मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैंने तो साफ कह दिया, आप बहका रहे हो मुझे। लेकिन मेरे संस्कारों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बड़े से बड़ा आंधी तूफान भी आ जाए तो हिला नहीं सकता। आज उन्होंने चुपचाप बची हुई बोतल खत्म की और फिर हम दोनों ने डिनर लिया। डिनर में शाही पनीर, चावल, शिमला मिर्च और चपाती थी। हम दोनों का बिल हुआ था 170 रुपए। जीजा को बिल देना पड़ा क्योंकि उन्होंने ऑमलेट, फिश पकौड़ा और पता नहीं क्या क्या मंगवाया था अपने लिए। अभी हम शहर से कुछ दूर ही पीछे थे, आराम से चल रहे थे। जीजा जी को सुरूर भी हो गया था। वे बोलते जा रहे थे। स्कूटर की स्पीड यही कोई 30-35 रही होगी। हम दोनों का ध्यान आगे था। एक स्थान एकदम सुनसान आया। स्कूटर की लाइट पड़ी तो कुछ दूरी पर एक काली आकृति दिखाई दी। स्ट्रीट लाइट में वह किसी काली नागिन की तरह सड़क पर कलाबाजियां खा रही थी। जैसे ही जीजा जी ने स्कूटर की लाइट उस पर मारी, वो उठ खड़ी हुई थी। तब तक उफ, हम दोनों के होश उड़ गए। जुबान बंद हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई। जिसे अपने सामने को खतरा देखकर जंगली जानवर साही के शरीर पर लगे शूल खड़े हो जाते हैं, हमारे रोंगटे यूं खड़े हो गए थे। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर पर किसी ने पानी के असंख्य घड़े उड़ेल दिए हों। हमारे सामने काली, लंबी, जवान औरत, बिल्कुल नंगी औरत। बाप रे! ज्यों ही उस पर लाइट पड़ी, वो स्कूटर को पकड़ने के लिए बढ़ी। उसने अपनी काली लंबी लंबी बाहें यूं फैलाई जो वो पूरे रोड पर फैल गई हो। अब सोचता हूँ तो श्रीलंका जाते वक्त समंदर में हनुमान के सामने आई सिंह का स्मरण हो आती है। उस समय तो मेरी आंखें अचानक बंद हो गई थी। मुझे बस स्कूटर के गियर बदलने की कड़कड़ की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं। गनीमत ये रही कि जीजा जी ने स्कूटर से नियंत्रण नहीं खोया, वरना आज ये कहानी सुनाने के लिए हम में से कोई ना होता शायद। उफ, मैंने जिया जी को कस के पकड़ लिया था। वहां से हम कैसे निकले नहीं मालूम। कुछ देर और चलने के बाद जब होश आया, कुछ नॉर्मल हुआ, तो मैंने जीजा जी से पूछा, जीजा जी क्या था ये? उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, अरे यार पगली है, यहीं रहती है, मुझे तो कई बार मिल गई आते जाते। उनकी इस बात से मैं थोड़ा और नॉर्मल हो गया। मैंने कहा, अच्छा, पर ये तो बिल्कुल काली माता लग रही थी। शायद उसकी जीभ भी निकली हुई थी। पगली होती तो यहाँ इतने सुनसान रोड पर रात के 12 बजे कैसे, कहाँ से आई होगी? और आज मंगलवार का दिन भी है। जीजा जी फिर बोले, अरे नहीं, पगली ही है, कपड़े कहीं फेंक दिए होंगे या फिर किसी ड्राइवर ने। और वे चुप हो गए। मैं मन ही मन सोचने लगा, शायद ऐसा ही हो। कुछ ही देर में हम लोग पुलिस स्टेशन के पास थे। रात के ठीक 12:30 बजे थे। जीजा जी ने स्कूटर साइड में लगा दिया। हम दोनों अंदर गए। बैरक में कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में बैठे ताश खेल रहे थे। वे जीजा को जानते थे, एक ही डिपार्टमेंट के आदमी थे, कहीं मिलते रहे होंगे पहले। जीजा ने उनसे कहा, हमारा बिस्तर भी कर दो। हम नहीं जाते यार आगे, सुबह जाएंगे। उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ, डरे हुए क्यों लग रहे हो? जीजा ने साफ कह दिया, यार पीछे चुड़ैल थी, डर लग रहा है अब आगे जाने में। अब नहीं जा सकते, अब तो सुबह ही जाएंगे। मैंने व्यंग्य किया, जीजा जी आपको सुबह नए स्टेशन पे ज्वाइन करना है ना, चलो। और वो तो वैसे भी पागल थी। उन्होंने जवाब दिया, नहीं यार, वो तो मैंने इसलिए कहा था कि कहीं तुम डर ना जाओ, कहीं बेहोश हो जाते तो मैं कैसे लाता तुम्हें स्कूटर पर। रही बात ज्वाइनिंग की, वह तो हो ही जाएगी, कल नहीं तो परसों सही, पहले सही सलामत घर तो पहुंचे। दूसरे दिन अखबार में खबर आई, सड़क पर मिली एक पगली की खून से सनी लाश, बलात्कार करके फेंका गाड़ी से। कितनी बार तो उसे होटल से छुड़ा कर लाए थे। एक पुलिस वाला बोला तो दूसरे ने जोड़ा, हाँ यार, होटल वालों के लिए, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर के लिए तो वो मुफ्त का माल थी। तीसरा बोला, देखने में बहुत सुंदर थी, वो तो अपने शरीर पर ग्रीस और कालस लगाती थी इन सबसे बचने के लिए। पर ये साले ऐसे हरामी कि नदी में ले जाकर साबुन से मल मल कर नहलाते थे उसे अपने इस्तेमाल के लिए। मैं मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं वो पगली थी या ये दुनिया पगली है, कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।